का अपना ही यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस की बात करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान भारती भवन का। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? भारती भवन का जो जीव विज्ञान है पढ़ेंगे और उसका जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि ये सारे चीज़ उन लोगों तक भी पहुंच पाए और इन सारे चीज़ को वो लोग भी अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग समय डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विभिन्नता की परिभाषा दें। किसका कहता है? विभिन्नता की परिभाषा दें। देखिए, विभिन्नता क्या होता है? मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, और उस जीव का जो लक्षण या गुण है उसके ही प्रजाति, मान लीजिए उसी के जात का कोई है दूसरा जीव और उससे उसका कोई भी लक्षण या गुण नहीं मिलता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, कहता है कि किसी जीव में मौजूद ऐसा लक्षण या गुण जो उसके अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों से मिलता जुलता नहीं है, विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है और ये भी कोई दूसरा जीव है, तो इसका जो लक्षण या गुण है ना, इससे क्या होता है कि नहीं मिलता है, लेकिन दोनों क्या है कि एक ही प्रजाति का है। तो अगर इस तरह का जो भिन्नता होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि आनुवंशिकता का अर्थ बताएं। जो आनुवंशिकता होता है उसका अर्थ क्या होता है? कहता है देखिए कि किसी जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आनुवंशिकता कहलाता है। मान लीजिए कहता है कि किसी जीव के शरीर के अंदर जो पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, मतलब कि कोई जीव है उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ना, उसके बारे में जो हम लोग डिटेल्स में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्या कि जीवाश्म या जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीवाश्म या जीनोटाइप किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, कहता है कि किसी जीव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले लक्षण या आनुवंशिक पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला क्या कहता है? जीनोटाइप कहलाता है। कहता है कि मान लीजिए कोई जीव है और जीव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो लक्षण होता है या आनुवंशिक पदार्थों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं कि जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीनोटाइप। मान लीजिए कोई जीव है, उसके शरीर में जो लक्षण है, गुण है, या उसका जो आनुवंशिक पदार्थ के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहता है कि किसी जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाला लक्षण तथा आनुवंशिक पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला जीनोटाइप कहलाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए और इसको हमेशा याद करके रखिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? कहता है क्या कि अप्रभावी गुण या लक्षण ना हो तो, कहता है कि अप्रभावी गुण या लक्षण ना तो समाप्त होते हैं और ना ही विलुप्त होते हैं। कहता है कि कोई अप्रभावी गुण है या कोई लक्षण है, ना तो वो मतलब समाप्त होता है और ना ही विलुप्त होता है, बल्कि कुछ समय के लिए छिप जाता है। मतलब क्या कि कुछ समय के लिए क्या होता है? वह छिप जाता है, जो अगली पीढ़ी में जाकर प्रकट हो जाता है। तो इस तरह का जो क्रिया होता है इसी के बच्चों हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको फिर से अच्छी तरह से समझते हैं एक बार और। ठीक है बच्चों, कहता है कि अप्रभावी गुण या लक्षण ना तो समाप्त होते हैं और ना ही विलुप्त। मान लीजिए कोई गुण है या लक्षण है, वो क्या होता है? ना उसका कोई समाप्त होता है ना वह विलुप्त होता है, बल्कि कुछ समय के लिए छिप जाता है। मतलब कि कुछ दिनों के लिए वो क्या होता है कि नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है कि जो
अगली पीढ़ी में जाकर प्रकट हो जाता है। मान लीजिए इस पीढ़ी में नहीं दिखा तो अगली पीढ़ी में जाकर क्या होता है, वो प्रकट हो जाता है। और जो एक घटना घटता है इसी को हम लोग करते हैं पृथक्करण का नियम, अर्थात जो ये होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो अगली पीढ़ी में जाकर प्रकट हो जाता है पृथक्करण का नियम कहलाता है। समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों। ये कहता है कि जीन कोश क्या है। कहता है कि जीन कोश क्या है, तो देखिए कहता है कि किसी जाति में विशेषकर एक समिष्टि या आबादी होता है। मान लीजिए कोई जाति है उसमें क्या होता है कि एक समिष्टि या आबादी होता है जिसमें स्थित 5 समस्त जीनों का समूह जीन कोश कहलाता है। और उसमें जो स्थित होता है ना जीनों, उसका जो 5 स्थित मतलब सदस्य होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं या जीन कोश कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको फिर से समझते एक बार। कहता है किसी जाति में विशेषकर एक समिष्टि या आबादी होता है जिसमें स्थित 5 समस्त जीनों का समूह जीन कोश कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति उभृदवन, जाति उभृदवन क्या है। जाति उभृदवन क्या है? कहता है क्या कि जब 2 अलग अलग जाति के नर और मादा प्राकृत या कृत्रिम रूप से मैथुन करते हैं तब उसके द्वारा उत्पन्न जीव पूरी तरह से न नर से मिलते हैं और न ही मादा से, बल्कि दोनों के लक्षण वाले मिश्रित गुण से के पैदा होते हैं और एक नई जाति को उत्पन्न करते हैं जिसे जाति उभृदवन कहलाता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा और गधी से खच्चर उत्पन्न होता है जो नई जाति है। इसके देखिए कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई 2 अलग अलग जाति है। ठीक है, जब कोई 2 अलग अलग जाति का कोई फिजिकल संबंध बनता है तो उसके बाद जो एक नया मतलब जाति का जो निर्माण होता है वही कहलाता है जाति उभृदवन। क्या कहलाता है? वही जाति उभृदवन कहलाता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा और गधी जो होती है उस दोनों के जो फिजिकल संबंध बनता है उसके बनने के बाद जो बच्चे का जो जन्म होता है वो क्या होता है, खच्चर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? खच्चर कहते हैं। तो ये क्या खच्चर जो होता है ना ये घोड़ा होता है और ना ही गधा होता है, अर्थात ये इसका एक अलग जाति है। तो ये जात क्या है कि एक नई जात है, ना घोड़ा है ना गधी है, ये क्या है कि एक नई जात है। तो इस तरह का जो क्रिया होता है इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों जाति उभृदवन। कोई दिक्कत समझने में? चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। तो जो आनुवांशिक गुण होता है, आनुवांशिक गुण, उससे आप क्या समझते हैं। कहता है किसी जीवों में मौजूद ऐसा लक्षण या गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीव से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होते रहता है, आनुवांशिक गुण कहलाता है। कहता है कि मान लीजिए कोई जीव है और उसका जो लक्षण या जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक मतलब जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहता है। मतलब क्या, जो उससे पहले पीढ़ी का जो जीव था और जो आने वाला जीव है उसमें क्या होता है कि स्थानांतरित होते रहता है और इसी तरह का जो क्रिया चलते रहता है उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों का नाम लिखें। जो स्तरें होती है, स्तरें कहता है कि उनका नाम लिखने के लिए तो जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तर जगत होते हैं, उपजगत भी होते हैं, फाइलम जिसे संघ कहते हैं, डिवीजन, वर्ग, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पीशीज होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तर हैं। क्या है? स्तर। ठीक है बच्चों, तो हमको कहता है इसी सभी का नाम लिखने के लिए, तो हमने सभी का नाम लिख दिया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। मतलब कि समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं। देखिए जो समजात अंग होता है उसका मतलब होता है कि जो 2 अलग अलग, मान लीजिए कोई 2 जीव
ठीक है। और उसका क्या होता है कि जो बनावट होती है, जो उसका बनावट की जो होती है वो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों समान होता है, मतलब बराबर होता है। बनावट से लगेगा कि दोनों क्या है, समान चीज़ें, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग। तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। इस तरह का जो अंग होगा, सारे मतलब शरीर का अंग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, समजात अंग। ठीक है। और जो ये असमजात होता है, असमजात मतलब कि आपको जो जो उसका जो फिजिकल जो होगा वो आपको दिखने में अलग लगेगा, मतलब कि अलग अलग लगेगा कुछ चीज़ है, लेकिन काम क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो इस तरह के जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, असमजात अंग कहेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, कहता है कि समजात अंग, कहता है कि दो अलग अलग जीवों में मौजूद ऐसा अंग जो बनावट की दृष्टि से तो एक समान होते हैं, परंतु उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, समजात अंग कहलाता है। हमने क्या बोला कि मतलब दो कोई अलग अलग जीव हैं और उसमें जो मौजूदा जो अंग होगा वो बनावट की दृष्टि से लगेगा कि एक ही है, लेकिन परंतु कार्य उसका क्या है, अलग अलग है। तो क्या कहलाएगा, समजात अंग। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हो गया आपको, जैसे जैसे हो गया मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद, मतलब कि मनुष्य का दोनों हाथ और घोड़े का आगे का पैर, दोनों क्या है कि बराबर से दृष्टि से एक है, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। अब कहता है कि असमजात अंग, क्या कहते हैं, असमजात अंग। कहता है कि ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी और कीटों की पंख, मान लीजिए पक्षी भी है और कीट भी है, तो दोनों का पंख क्या है, उड़ने का ही काम करेगा, लेकिन दोनों की बनावट क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह का जो अंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, असमजात अंग। क्या कहेंगे, असमजात अंग। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझना है। कहता है कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। कहता है कि पुरुषों में स्पर्म में जो 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही जैसे होता है जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है जो एक्स और वाई के रूप में रहता है। किस में रहता है, एक्स और वाई के रूप में रहता है। जो लड़की या लड़का उत्पन्न करने में अंतर स्थापित करता है उसे वाई क्रोमोसोम, उसी वाई क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं या कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि पुरुष के जो स्पर्म होते हैं ना उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। और उसमें से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक ही जैसा होता है, समान होता है। मतलब और जो समान क्रोमोसोम होता है ना 22 जोड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है कि 22 से क्या होता है कि भिन्न होता है। और जो 22वां जोड़ा होता है ना इसमें बच्चों एक्स और वाई के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एक्स और वाई के रूप में। जो एक्स और वाई जो रूप है यही तो बच्चों लड़का और लड़की का जो उत्पन्न होता है, जो जन्म होता है, इसी को क्या कहता है कि यही एक्स और वाई ही अंतर स्थापित करता है। मतलब कि दोनों लड़का और लड़की का अंतर यही एक्स और वाई ही करता है। तो जो उसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा क्लास आज की अच्छा लगा होगा। अगर मेरी क्लास अच्छा लगा हो और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।